जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 3 बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी का आज का हमारा तीसरा लेक्चर। कल हमने क्या डिस्कस किया था? कल क्या डिस्कस किया था हमने? डेफिनेशन एंड पर्पस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन किया था और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी हमने ये डिस्कस किया था। ऐसे ही है। उसके बाद फिर जाते जाते कुछ कॉमन फीचर्स ऑफ, हाँ मिल गए थे ना, कॉमन फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये ब्रीफली हमने इसको सिर्फ इंट्रोड्यूस किया था। नाम देखे थे कि कौन कौन से फीचर्स ऐसे हैं जो सारी ऑर्गेनाइजेशंस में कॉमन है। ठीक है, यानी वो चाहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे नॉन बिजनेस हो, यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, वो फीचर्स सब में पाए जाते हैं। तो आज पहले वो हम डिस्कस करेंगे, कॉमन फीचर्स डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने डिस्कस करने। आज का एजेंडा हमारा ये इंशाल्लाह। ठीक है, तो तैयार है? ठीक है। आज के लेक्चर की तरफ जाने से पहले प्रीवियस लेक्चर में कोई सवाल? शाबाश, कोई सवाल नहीं। क्या डिस्कस किया था? डेफिनेशन एंड पर्पस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो जरा डिफाइन करें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। सबसे पहले हमारी आदत है कि हम ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करेंगे। शाबाश, ग्रुप ऑफ पीपल है। व्हाट इज बिजनेस? क्या है? बिजनेस प्रॉफिट है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल जो मिलके, शाबाश, प्रॉफिट के लिए काम कर रही हो। बताएं शाबाश, कैसे? इन स्ट्रक्चर्ड वे, इन स्ट्रक्चर्ड वे। और सबका गोल क्या होना चाहिए? कॉमन कलेक्टिव गोल होना चाहिए। ये 3 की कोर या कॉम्पिटेंस कंपोनेंट्स हमने डिस्कस किए थे। की कंपोनेंट्स या कोर कंपोनेंट्स हमने डिस्कस किए थे। कौन कौन से थे? स्ट्रक्चर्ड वे, कॉमन गोल, सोशल अरेंजमेंट। सोशल अरेंजमेंट सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन है ना, सबसे पहले तो ग्रुप कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल है ना, वो मिलके जो है वो ये काम कर सकते हैं। अच्छा, फिर मुझे बताएं कि हमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी? व्हाई वी टू, शाबाश। अकेला इंडिविजुअली अगर बंदे काम करना शुरू कर दे तो इंडिविजुअली उतने एफिशिएंसी नहीं रहेगी। अगर ये लोग मिलके काम करेंगे तो एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे और भी फायदे हैं, अभी चूंकि इनिशियल स्टेजेस पे है, एफिशिएंसी बढ़ती है, बट इस एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी वो भी पढ़ेंगे। अच्छा, इसके एडवांटेज में 4 बातें थी। कौन कौन सी? कैपेसिटी, एक तो वो साइज को एक्सपेंड करेंगे। नंबर 2 साइनर्जी। साइनर्जी, साइनर्जी के बारे में क्या बताया था? 2 + 2 4 होता है या ज्यादा? ग्रेटर देन 4 होगा। शाबाश, बिल्कुल ठीक है जी। रिड्यूस रिस्क एंड स्पेशलाइजेशन। शाबाश, वेल डन, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये डेफिनेशन एंड पर्पस जो कल हमने डिस्कस किया था। तो उसके बाद फिर आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉमन फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये कुछ कॉमन फीचर्स हैं। नंबर 1 स्टेक होल्डर, नंबर 2 एसेट्स कैपिटल, नंबर 3 ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, नंबर 4 मैनेजिंग एक्टिविटीज। ये 4 नाम पहले याद रख करें। शाबाश। स्टेक होल्डर्स, एसेट्स, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मैनेज एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, सॉरी, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट एंड मैनेज एक्टिविटीज। ये 4 नाम है। कौन कौन से? स्टेक होल्डर्स, एसेट्स, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट एंड मैनेजिंग एक्टिविटीज। वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। स्टेक होल्डर्स, आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या एक लफ्ज, एक टर्म आपने सुनी है, शेयर होल्डर? शेयर होल्डर कौन होते हैं ये लोग? नाम सुना हुआ ना? आप कहते हो मेरा भी इसमें शेयर है, मेरा भी हिस्सा है, मेरा भी हिस्सा है। जब हम पार्टी करते हैं, जब आपस में जब दोस्त मिलके हम कोई कंट्रीब्यूशन करते हैं तो इसमें कहते हैं मेरे भी कंट्रीब्यूशन है इसमें, यानी इसमें मेरा भी हिस्सा है। तो शेयर होल्डर कौन हुआ? शाबाश, जिसका बिजनेस में हिस्सा हो वही होता है ना शेयर होल्डर। तो ये स्टेक होल्डर शेयर होल्डर होता है ना? तो स्टेक होल्डर शेयर होल्डर होंगे ना?
नहीं, स्टेक होल्डर एक ब्रॉडर टर्म है। स्टूडेंट यूजुअली कंफ्यूज करते हैं। स्टेक होल्डर वो समझते हैं शायद शेयर होल्डर लिखा हुआ है, ये स्टेक होल्डर है। स्टेक का मतलब क्या होता है? शाबाश, उर्दू तर्जुमा, उर्दू तर्जुमा करें, शाबाश। कभी कभार आप ये लफ्ज यूज करते हैं, हिज लाइफ इज एट स्टेक, या प्रॉफिट इज एट स्टेक है, इज्जत एट स्टेक है। यूजुअली इस तरह के अल्फाज सुनते हैं हम लोग। ये मोस्ट कॉमन है कि जब कोई किसी केस में फंस जाता है तो फिर कहते हैं कि भाई उसकी सीट जो है वो एट स्टेक है, उसकी ग्रोथ जो है वो आगे एट स्टेक है, कंपनी एट स्टेक है, यानी आगे जो है वो ये ग्रोथ नहीं कर सकती, शायद स्टॉप हो जाए, शायद कंपनी खत्म हो जाए, ये बंदा मर जाएगा, लाइफ एट स्टेक है, दुश्मनों ने घेर लिया है। नहीं सुने ये अल्फाज किसी मूवी में, किसी ड्रामे में? चले कोई बात नहीं। स्टेक होल्डर को मैं डिफाइन करने लगा हूं। स्टेक होल्डर हर वो बंदा, क्या, कौन? हर वो बंदा जो कंपनी के डिसीजन से इफेक्ट होता हो। हर वो बंदा कंपनी के डिसीजन से इफेक्ट होता हो, या वो कंपनी को इफेक्ट कर सकता हो। अपने किसी डिसीजन से कंपनी को इफेक्ट करता हो, या कंपनी के डिसीजन से वो इफेक्ट होता हो। ये कौन होता है? स्टेक होल्डर्स। अब मैं आपसे पूछूंगा, आपने मुझे बताना है क्या, क्यों ऐसा, ये जो भी मैं आपको पार्टीज बताऊंगा, आपने बताना है क्या क्या ये कंपनी के डिसीजन से इफेक्ट हो सकता है, या ये कंपनी को इफेक्ट कर सकता है। कंपनी के एम्प्लॉइज डिसीजन से इफेक्ट होंगे, कंपनी के किसी डिसीजन से इफेक्ट होंगे। अगर होते हैं तो ये कौन है? स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। अभी इसकी मैं ऑफिशियल डेफिनेशन भी बताऊंगा फिर आपको। ये बल्कि स्टेक होल्डर हमारा पूरा चैप्टर होगा, चैप्टर 3। आप स्टेक होल्डर के साथ इधर लिखे चैप्टर 3, आप इधर लिखेंगे चैप्टर 3। चैप्टर 3 में जाके मैं आपसे पूछूंगा, बताइए स्टेक होल्डर का लफ्ज आपने पहले भी पढ़ा था, कौन से चैप्टर में, कौन से लर्निंग ऑब्जेक्टिव में? तो फिर आप मुझे बताएंगे सर यहाँ पे और इसमें इसका ये मतलब था, और ये सारे जो है वो स्टेक होल्डर्स थे हमारे। बताएं शाबाश, एम्प्लॉइज क्या स्टेक होल्डर है? यस। सुने अगला इंडिविजुअल, सोच समझ के आंसर करना है, सोच समझ के आंसर करना है। कस्टमर, हो सकता है, करता है, या हो सकता है? मुझे एक दोनों में से एक बता दें बस, ठीक है, फिर स्टेक होल्डर है। हो सकता है, कर सकता है, कंपनी के किसी डिसीजन को रिवर्स कर सकता है, कंपनी को किसी डिसीजन को चैलेंज कर सकता है। कस्टमर है। बताएं, आप क्रिश्चियन कॉलेज के कस्टमर हैं, क्या क्रिश्चियन कॉलेज का कोई डिसीजन आपको इफेक्ट कर सकता है? शाबाश। फॉर एग्जाम्पल टाइम शेड्यूल को चेंज करें, आप इफेक्ट हो गए, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। फीस बढ़ा दें, बिल्कुल हो सकता है। आप कैसे इफेक्ट करेंगे? याद रखिएगा, आप लोग हैं तो फिर ये कॉलेज है, कस्टमर है तो ये कॉलेज है, कस्टमर नहीं तो कॉलेज नहीं। आज सारे कस्टमर बायकॉट करें कि हम ये चीज नहीं खरीदेंगे, बताएं फिर सेल्स ड्रॉप होंगी कि नहीं होंगी सिग्निफिकेंटली? बताएं कि फिर हुआ कि नहीं हुआ कि पेप्सी की सेल इतनी कम हो गई पाकिस्तान में? किस वजह से? बायकॉट की वजह से। तो कस्टमर ने, बताएं शाबाश, उसको कंपनी को इफेक्ट किया कि नहीं किया? बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इंडिविजुअल सुने। मुश्किल वाला पूछूं अब? दो आसान तो हो गए ना, मुश्किल वाला पूछूं। गवर्नमेंट। शहबाज शरीफ साहब, अब बताएं शाबाश, विल मियां साहब बी अफेक्टेड और कैन अफेक्ट द कंपनी? क्या बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं वो? कैसे? आएंगे और कहेंगे दिखाओ मुझे कितना प्रॉफिट कमाया, दे दो सारा, ऐसे? रूल्स और लॉस को चेंज करके, और शाबाश,
टैक्सेस को बढ़ा के, बिल्कुल ठीक है, ये दोनों बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल शाबाश, वेल डन वेल डन। अभी जब गवर्नमेंट ने जैसे कह दिया 31 तक जो है वो कोई क्लास नहीं होगी, कोई फिजिकल क्लासेस नहीं होंगी, तो आप देख रहे हैं कि कॉलेज सुनसान है। हो भी सकती है गवर्नमेंट, ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, ये जब स्टेक होल्डर पढ़ेंगे उसमें बता दूंगा आपको। हाँ गवर्नमेंट बिल्कुल होती है, गवर्नमेंट बिल्कुल होती है, ठीक है। शाबाश, बताएं फिर गवर्नमेंट स्टेक होल्डर है कि नहीं? गवर्नमेंट भी स्टेक होल्डर है, ओके। नेक्स्ट इंडिविजुअल सप्लायर, बताएं। सप्लायर, सप्लायर कौन होता है? शाबाश, बिजनेस को चीजें प्रोवाइड करने वाला, यानी जिससे हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं वो हमारा सप्लायर होता है। शाबाश, क्या वो बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है? क्या बिजनेस के डिसीजन की वजह से वो इफेक्ट होगा? चले मैं मान गया हूं कि आप में स्टेक होल्डर है। जब आपने कह दिया कि सर बिजनेस के डिसीजन को इफेक्ट कर सकता है या बिजनेस के डिसीजन की वजह से इफेक्ट हो सकता है, दोनों में से कोई एक बता दिया आपने, तो स्टेक होल्डर तो हो गया ना। अब मेरा सवाल यह है, मैं चाहता हूं थोड़ा सा आप सोचें कि क्या बिजनेस के डिसीजन उस सप्लायर को इफेक्ट करेंगे? कैसे? अगर हम ही ना खरीदें उस सप्लायर से चीजें, तो अगर हम ही ना खरीदें तो फिर कौन होगा? फिर क्या करेगा वो? शाबाश, वो जरूर इफेक्ट होगा, उसका रेवेन्यू इफेक्ट होगा ना कि नहीं होगा? उसकी सेल्स इफेक्ट हो जाएगी। चले छोड़े पर मुझे एक और इंडिविजुअल याद आ गया। मुझे बताए कि हमारे अपने ही शेयर होल्डर, हमारे अपने ही शेयर होल्डर क्या कंपनी को इफेक्ट कर सकते हैं? क्या कंपनी के डिसीजन की वजह से हमारे शेयर होल्डर इफेक्ट होंगे? बताएं शाबाश। होंगे, कैसे? अगर कैपिटल वापस ले लें, ये कहना चाह रही हैं आप? कैपिटल वापस ले लें, सवाल ही नहीं पैदा होता। एक दफा जो पैसे उसने दे दिए, भूल जाए, जब तक कंपनी मरेगी नहीं ये पैसे उसे वापस नहीं मिलेंगे। ये ध्यान में रखना, अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है, मैं भी बताऊंगा, अकाउंटिंग वाले भी बताएंगे। कॉन्सेप्ट वैसे लॉ का है, F4। जब तक कंपनी नहीं मरती, इस शेयर होल्डर को उसका कैपिटल जो उसने इंजेक्ट किया है यूजुअली वापस नहीं मिलता। हाँ, कुछ लोगों को मिल भी जाते, खैर। बताया कैसे इफेक्ट होंगे? वो खुद बिजनेस को सवाल ही नहीं पैदा होता, प्लान नहीं कर सकते। ये भी बताऊंगा, शेयर होल्डर बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होता। इसका मतलब तो ये हुआ कि मैनेजिंग डिसीजन उसके अपने नहीं होंगे, मींस के बिजनेस को चलाने वाला कोई और होगा, बिजनेस का मालिक कोई और होगा। नहीं, बताए अगर हर साल लॉस या कंपनी में फ्रॉड हो रहा है, मालिक को क्या चाहिए? मालिक को क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए कि नहीं? मालिक को प्रॉफिट चाहिए। उसे इस प्रॉफिट को मैं कोई नाम दूंगा, इस प्रॉफिट को मैं नाम दूंगा, मालिक को चाहिए प्रॉफिट। हमारा गोल भी यही था बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, प्रॉफिट के, ओनर के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। बजाय इसके कि प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करें, लॉस में चले गए, फ्रॉड पे फ्रॉड कर रहे हैं। वो बताए शाबाश, इसको नुकसान होगा कि नहीं होगा? उसको सिर्फ फाइनेंशियल नुकसान होगा, उसकी कंपनी, उसका बिजनेस भी डूब जाएगा, ये भी जल्द बंद हो जाएगा इंशाल्लाह फिर, अगर यही चलता रहा सिलसिला। हाँ, अरे सुने, दोबारा सुने, अगर तो फ्रॉड हो रहा है और माशाल्लाह से मुसलसल कर रहे हैं वो, तो बताएं क्या सिर्फ उसको प्रॉफिट में नुकसान होगा या उसके बिजनेस बंद होने का भी रिस्क है? होगा ना, फिर खतरा है कि नहीं? जब मुसलसल नुकसान हो रहा होगा तो वो कहेगा कि इस बिजनेस को चलाने का फायदा कोई नहीं, चलो भाई शटर बंद करो, दुकान आज से बंद। तो ये बंदा इफेक्ट हो रहा है। बताएं कि आपने डिसीजन की वजह से कंपनी को चैलेंज कर सकते हैं? यस, डायरेक्टर्स को इसने अपॉइंट किया था, सारे डायरेक्टर्स को रिमूव कर सकता है, ठीक है।
अब ये बातें जो है वो कुछ थोड़ी बहुत एडवांस लेवल की भी हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। बताएं साहब स्टेक होल्डर हुआ कि नहीं हुआ? तो स्टेक होल्डर को डिफाइन करें, अब डिफाइन करें साहब स्टेक होल्डर को। यही डेफिनेशन है, स्टेक होल्डर कौन? दैट कैन और बी अफेक्टेड बाय द बिजनेस, दैट कैन और बी अफेक्टेड बाय द बिजनेस। स्टेक होल्डर वो होता है दैट कैन और बी अफेक्टेड बाय द बिजनेस, ये लिखा हुआ है। स्टेक होल्डर्स आर इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल हु कैन अफेक्ट और बी अफेक्टेड बाय बिजनेस। यही सारी एग्जाम्पल मैंने आपसे पूछी है और आपने मुझे एक एक करके बताया कि हाँ सर ये ऐसे अफेक्ट होगा। अब वन बाय वन मैंने जैसे आपसे पूछा कस्टमर कौन होता है, आपने कहा सर वो जो चीजें खरीदता है। सप्लायर चीजें प्रोवाइड करता है। रेगुलेटर ये गवर्नमेंट के अथॉरिटीज है, बॉडीज दैट ओवरसीज एंड एनफोर्स लॉज। ओनर कौन होता है? मालिक, पीपल, एंटिटीज दैट इन्वेस्ट इन एंड कंट्रोल द बिजनेस। और एम्प्लॉइज कौन होता है? वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड परफॉर्म इट्स एक्टिविटीज। देयर रिलेशनशिप डिपेंड ऑन देयर एम्प्लॉयमेंट टर्म्स। तो ये सारे लोग कौन है? स्टेक होल्डर्स। सारे लोग स्टेक होल्डर्स हैं। अभी हम चैप्टर 3 में वन बाय वन इन स्टेक होल्डर्स को डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। इनका इंटरेस्ट बिजनेस में होता क्या है, इनका इंटरेस्ट कैसे इफेक्ट हो सकता है, अगर ये इनका इंटरेस्ट इफेक्ट हो जाए तो फिर ये लोग कंपनी को कैसे इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई? तो बताइए साहब स्टेक होल्डर हर ऑर्गेनाइजेशन में होंगे कि नहीं? हर ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर्स होंगे कि नहीं? अच्छा, जरूरी है कि यहां पे जैसे 5 स्टेक होल्डर्स आपको नजर आ रहे हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में यही 5 स्टेक होल्डर्स हो? क्या जरूरी है ये? इससे कम ज्यादा हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। बताइए साहब ये जो यहां पे फॉर एग्जांपल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में 5 है और किसी नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में 4 हो, तो हम कहेंगे ये तो कॉमन फीचर नहीं है ना? कॉमन फीचर ही है। स्टेक होल्डर चाहे एक ही हो, कॉमन फीचर हो गया ना। अब जरूरी तो नहीं है जो इधर के स्टेक होल्डर वो भी उधर के भी स्टेक होल्डर हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, बस स्टेक होल्डर होने चाहिए। इधर फॉर एग्जांपल सप्लायर नहीं है, फॉर एग्जांपल सप्लायर नहीं है, हम चीजें खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये जरूरी है क्या सप्लायर होंगे हमारे? नहीं, हम खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं और खुद ही आगे बेच रहे हैं बस। हम कहीं से कोई रॉ मटेरियल परचेज नहीं कर रहे। तो जब चीजें मैन्युफैक्चर भी खुद कर रहे हैं तो बताया कोई सप्लायर होगा हमारा? नहीं, कोई सप्लायर नहीं है हमारा। अच्छा, इसके अलावा भी है, इसके अलावा भी है स्टेक होल्डर, वो भी हम डिस्कस करेंगे, वो चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। क्लियर यहां तक बात? बताया साहब बस ये कॉमन फीचर है। आगे चले। ओके, नंबर 2 एसेट। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में हैव एसेट टू परफॉर्म देयर ऑपरेशंस के लिए। या ऑपरेशन से क्या मुराद है? शाबाश, कोई भी एक्टिविटी, डेली एक्टिविटी। बताया शाबाश एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? जैसे कॉलेज है, इसमें एक्टिविटी क्या हो रही होती है? टीचर आते हैं, पढ़ाते हैं, स्टूडेंट बैठते हैं, पढ़ते हैं। बताया शाबाश कल वाली एग्जाम्पल, हॉस्पिटल वाली एग्जाम्पल, उधर भी ऐसे होता है ना। टीचर आते हैं, वहां पे पढ़ाते, वहां पे डॉक्टर आते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एक्टिविटी हो रही होगी ना। अच्छा बताया शाबाश एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उधर क्या हो रहा होगा? शाबाश लेबर आएगी और लेबर जो है वो मशीनरी इस्तेमाल करके प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करती है, मैन्युफैक्चर करती है। शाबाश, बिल्कुल ऐसा होता है कि नहीं होता? एक ट्रेडिंग बिजनेस है, बनी बनाई चीजें खरीद के आगे बेचते हैं वो। बताएं शाबाश, इसमें भी कोई एक्टिविटी हो रही होगी। बिल्कुल, यही तो इसकी एक्टिविटी है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म हो रही होगी। क्या एक्टिविटी का सिमिलर होना शर्त है? नहीं नहीं, एक्टिविटी होगी, सेम एक्टिविटी हो ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। दिस एक्टिविटी इंक्लूड मटेरियल्स, व्हीकल्स, प्रॉपर्टी, मशीन्स एटसेट्रा। कहते हैं ये एसेट्स जो है ये सारी चीजें इसमें होंगी। अच्छा, कॉलेज वालों के पास तो व्हीकल नहीं है। हाँ, कॉलेज वालों के पास बिल्डिंग है, कॉलेज वालों के पास प्रॉपर्टी है, कॉलेज वालों के पास फॉर एग्जांपल मटेरियल भी नहीं है, कॉलेज वालों के पास ये एसेट है, कॉलेज वालों के पास ये एसेट्स है, कॉलेज वालों के पास ये एसेट्स है, कॉलेज वालों के पास कैमरा है, ये एसेट है। ठीक है ना? अच्छा, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल है, पेशेंट एसेट है। हाँ, उनके पास तो मशीनरी होगी ना, उसके उनके पास तो मशीनरी होगी, उनके पास तो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं। इतने इसमें पूरा बंदा जो है अंदर चला जाता है, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें होंगी, एक्सरे मशीन है, अब दूसरे बहुत सारी मशीनें होंगी। ओके, एक जो है वो फॉर एग्जांपल ये कोरियर सर्विस है,
उनके पास तो कोई मशीनरी नहीं है, उनके पास तो कैमरा भी कोई नहीं है, उनके पास तो ये बेंच भी नहीं है, उनके पास लैपटॉप नहीं है, उन बेचारों के पास तो है कुछ नहीं। फिर क्या करें? हम कहेंगे इनके पास एसेट नहीं है। व्हीकल, उनकी बिल्डिंग जहां पे वो ऑपरेट कर रहे हैं, तो बताइए ये भी उनके एसेट है कि नहीं? बिल्कुल एसेट्स हैं। तो हर किसी के पास एसेट्स जरूर होंगे, कम ज्यादा हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, पर एसेट्स जरूर होंगे। ठीक है, बताइए शाबाश। तो ये भी कॉमन फीचर है कि नहीं? ये भी कॉमन फीचर है, शाबाश, वेल डन। ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, ऑपरेटिंग, भाई हर एक बिजनेस जो है वो कहीं ना कहीं पे ऑपरेट कर रहा होता है। एवरी बिजनेस ऑपरेट्स विद इन अ ब्रॉडर बिजनेस एनवायरनमेंट विच अफेक्ट्स इट्स डिसीजन एंड परफॉर्मेंस। ये कुछ एस्पेक्ट्स है, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। ये हमारे 1 2 3 4 5 6 फैक्टर है, PESTEL, पेस्टल। ये पेस्टल इसको कहते हैं, और ये होगा, इसके साथ लिखें चैप्टर नंबर 7A 7B। सेवन ए 7B। और इसके साथ लिखें ये इकोनॉमिक जो फैक्टर है, इसके साथ इसको सर्कल करके खास तौर पे इसके साथ लिखें चैप्टर 4 चैप्टर 5। चैप्टर 4 चैप्टर 5। अगले जो चैप्टर्स हमारे आ रहे हैं उनका स्कोप भी क्लियर हो रहा है, उनका स्कोप भी क्लियर हो रहा है। बताएं शाबाश, उसकी बाउंड्री सेट हुई है ऑलरेडी? ठीक है। फिर से बताएं शाबाश, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट क्या है? वो एनवायरनमेंट जिसमें बिजनेस ऑपरेट कर रहा हो। बताएं शाबाश, क्या वो एनवायरनमेंट बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है कि नहीं? अब वो एनवायरनमेंट से सर क्या मुराद है? एनवायरनमेंट से मुराद ये है, बताएं शाबाश, कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स जो है वो बिजनेस को अफेक्ट करेंगे, जैसे कि लॉस है, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, कर सकते हैं। बताएं शाबाश, इन्फ्लेशन गवर्नमेंट के डिसीजन को अफेक्ट कर सकते हैं, सॉरी बिजनेस के डिसीजन को। इन्फ्लेशन किसे कहते हैं? महंगाई। किसको? महंगाई। जब चीजें महंगी होती हैं तो फिर आप ज्यादा खरीदते हैं, कम खरीदते हैं? तो जब बिजनेस कम चीजें खरीदेगा, बताएं शाबाश, प्रोडक्शन ज्यादा होगी, कम होगी? बताएं शाबाश, प्राइसेस बढ़ेंगी, कम होंगी? प्राइसेस जब बढ़ेंगी तो बताएं शाबाश, उसकी वजह से कस्टमर इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? बताएं शाबाश, कस्टमर चीजें खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। तो बताएं शाबाश, उसकी प्रोडक्शन सेल कम हो जाएगी। इसी तरह इंटरेस्ट रेट और इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी डिस्कस करेंगे। क्या है? सोशल। एक दो एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। बताया शाबाश, लोग पहले जो है वो फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन जो है वो छोटे छोटे फोन रखते थे, लेकिन अब जो है वो एंड्रॉयड रख रहे हैं, बल्कि एंड्रॉयड में भी अब वो अब आईफोन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। बताया शाबाश, जो बाकी कंपनीज हैं वो इफेक्ट होंगी कंज्यूमर के इस डिसीजन की वजह से। लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है। बताएं शाबाश, लोग वो बिजनेस इफेक्ट होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल लोग इफेक्ट होंगे, बिजनेस इफेक्ट होंगे। तो जब बिजनेस इफेक्ट होते हैं तो ये स्टेक होल्डर है। तो ये भी सारे हमारे स्टेक होल्डर, ये भी हम डिस्कस करेंगे। मैंने जैसे ऊपर बताया कि और भी हैं जो हम कभी डिस्कस करेंगे। टेक्नोलॉजिकल न्यू इनोवेशंस की वजह से भी बिजनेस इफेक्ट होता है। इसकी एग्जाम्पल, मशहूर एग्जाम्पल हमारी होगी कि अगर कोई कंपनी इनोवेट नहीं करती अपने प्रोडक्ट को तो फिर उनका हाल क्या होगा। जैसे कि बताया मुझे, नोकिया का एक दौर था, आजकल नोकिया क्यों नहीं है? वक्त के साथ अपनी प्रोडक्ट को अपडेट नहीं किया, वक्त के साथ अपनी प्रोडक्ट को अपडेट नहीं किया, वो वही पुराना फोन, वही क्लासिकल फोन, वही मेथड। तो लोगों ने कहा नहीं, हमें तो ये नहीं चाहिए, हमें तो ये नहीं चाहिए। तो ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे 7B में। एनवायरमेंटल, इकोलॉजिकल, सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट इंपैक्ट। बताएं साहब, क्लाइमेट चेंज की वजह से भी लोगों के डिसीजन इफेक्ट होते हैं, चेंज होते हैं। बताएं साहब, उसकी वजह से बिजनेस से इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होता है। इसी तरह कुछ लीगल रूल्स, अच्छा पेस्टल और लीगल ये दोनों मिलते जुलते हैं। सो ये
स्टडी हब के अलग अलग चैप्टर है, मैंने इन दोनों को मर्ज किया हुआ है, ठीक है, इन दोनों को, ये अलग अलग हैं, बातें सारी सेम है इसमें, तो ये मर्ज करना ही ज्यादा बेहतर था। द बिजनेस एनवायरनमेंट इज एक्सप्लोर्ड इन डिटेल इन चैप्टर 4 to 7। चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 जो है वो नहीं है, आपको मैंने यहां पे लिखवाया नहीं, लेकिन वो मैं आपको बता दूंगा, मैं इसको ड्राइव करूंगा कहीं से, ठीक है। बताया शाबाश, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर बिजनेस किसी न किसी इन्वायरमेंट में ऑपरेट करेगा। बताया शाबाश, कुछ ये फैक्टर्स जो है वो इसको अफेक्ट कर रहे होंगे, तो बिल्कुल ठीक है, जिसका मतलब ये है, ये भी कॉमन फीचर्स है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है। बताएं शाबाश, कितने कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हो गए? 3। कौन कौन से? स्टेक होल्डर्स, एसेट्स, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, बिल्कुल ठीक है शाबाश। नंबर 4, मैनेजिंग या मैनेज्ड एक्टिविटीज। मैनेज एक्टिविटीज को डिफाइन करता है वो पहले, बिजनेस स्ट्रक्चर्ड एंड कंट्रोल एक्टिविटीज टू अचीव देयर गोल्स। जैसे के बिजनेसेस क्या करते हैं, वो इनपुट्स को प्रोसेस करते हैं और आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। इनपुट्स को प्रोसेस करते हैं, यानी रॉ मटेरियल खरीदते हैं, उसमें वर्क करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, आउटपुट्स में इसको कन्वर्ट करते हैं। सर व्हाट इज इनपुट्स? क्या होता है ये? रॉ मटेरियल जो कि हम इस्तेमाल करते हैं इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। प्रोसेस क्या है? उस पे वर्क करना, उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करना, उसको आउटपुट में कन्वर्ट करना। व्हाट इज आउटपुट? शाबाश, प्रोडक्ट जो कि रेडीली अवेलेबल है फॉर सेल। रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल आर यूज्ड इन एक्टिविटीज, प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सर्विसेज, ट्रांसफॉर्मिंग चेंज इनपुट्स किसमें? आउटपुट में फिनिश गुड या सर्विसेज आर डिलीवर्ड टू कस्टमर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, अ बेकरी मैनेजेस अ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, उसके लिए बेकरी के लिए इनपुट क्या है? फ्लोर, शुगर, लेबर, ओवन, प्रोसेस बेकिंग, आउटपुट क्या? ब्रेड। फॉर द ऑपरेशंस आर केयरफुली मैनेज्ड टू इंश्योर क्वालिटी, क्वांटिटी एंड एफिशिएंसी। तो ये सारी चीजें होंगी। बताएं शाबाश, हमारा जो बिजनेस का गोल था, जो मकसद था, वो अचीव होगा कि नहीं होगा? अगर यही सारी चीजें होंगी तो ये हो सकता है, ठीक है। बताएं शाबाश, ये कॉमन फीचर, ये हर ऑर्गेनाइजेशन में ये सारे ये 4 चीजें आपको नजर आएंगी। हर ऑर्गेनाइजेशन में सवाल ही नहीं पैदा होता कोई ऑर्गेनाइजेशन हो और उसमें ये चीजें ना हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस हो, चाहे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो। ये 4 बातें, ये 4 चीजें उसमें लाजमी हुआ करेगी। कौन कौन सी? फिर बताएं शाबाश, फिर से बताएं शाबाश, कौन कौन सी? स्टेक होल्डर्स, एसेट, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, मैनेज एक्टिविटीज। अच्छा, यहां तक बात क्लियर हो गई? कोई सवाल? कोई सवाल नहीं? अब मेरे से पूछे सर एग्जाम में ये कैसे टेस्ट होगा? हाँ, एग्जाम में सर ये कैसे टेस्ट होगा? क्या वो आपसे ये कहेगा कि लिस्ट डाउन 4 कॉमन फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? आप लिस्ट डाउन करेंगे, हाथ से लिखेंगे वहां पे, नहीं टाइप कर रहे होंगे वहां पे बैठ के। सब्जेक्टिव पेपर है ना आपका, सब्जेक्टिव है ना, पूरा पूरा आंसर आपको लिखना पड़ेगा। फिर एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज मींस के 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई मोस्ट एप्रोप्रिएट हमने सिलेक्ट करना है, ऐसे ही है ना। तो अब एग्जाम का सबसे आसान सवाल सुने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? क्या? नॉट कॉमन फीचर्स। बताएं सवाल कैसे डिजाइन हुआ होगा? सवाल कैसे डिजाइन हुआ होगा? 4 फीचर गिवन है, 3 कॉमन है और 1 कॉमन नहीं है। बताएं शाबाश, आपने कौन सा सिलेक्ट करना है, कौन सा ढूंढना है? जो कॉमन नहीं है। मैं आपकी प्रैक्टिस ऐसे करवाऊंगा, हम तो सीधे तरीके से चलेंगे, हम ढूंढेंगे जो कॉमन है। क्यों? क्योंकि हमें तो कॉमन याद है। क्या मैंने नॉन कॉमन आपको याद करवाए हैं? फिर मैंने कॉमन याद करवाए हैं। हाँ, तरीका भी हमारा यही होगा। देखिए, मैंने पहले बताया था मेरा तरीका थोड़ा डिफरेंट है, वजह बताऊंगा क्यों, वजह बताओ। जहां फंस जाएंगे ना, ये तरीका आपके काम आएगा। हम ढूंढेंगे कॉमन फीचर, हम ढूंढेंगे
कॉमन फीचर, एक फीचर ऐसे होगा जो हमारे वाले कॉमन फीचर में नहीं होगा, तो वही है, हम कहेंगे कि भाई यही है, ये तो हमारा साथ ही नहीं है, ये तो हमारे ग्रुप में नहीं है, ये तो कोई और है। ठीक है, बात समझ आ गई? अच्छा, दूसरा, वो कोई सिनेरियो बना सकता है, वो सिनेरियो बना के हमसे पूछ सकता है। अगेन ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव में जिससे मर्जी वो करे, वो हमसे पूछेगा यही कि कॉमन फीचर है या नहीं, कॉमन फीचर है या नहीं। तो अब उसने कॉमन फीचर का एक सिनेरियो बनाया। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि एक कस्टमर आता है और कस्टमर हमसे चीजें डिमांड करता है, वो हम चीजें उसे डिलीवर कर देते हैं, वो घर जाता है और घर जाके वो जब वो डब्बा खोलता है, उसने चूंकि दराज से चीज ऑर्डर की थी और जो उसने ऑर्डर किया था वो निकला कुछ और। आपके साथ ऐसा होता है? दराज से कोई चीज ऑर्डर करते हैं तो वो कुछ और आ जाता है। कभी आपने शूज जो है वो ऑर्डर किए हो तो किसी लड़की के सैंडल आए हो गलती से, ऐसे होता है क्या? ऐसे नहीं होता, थोड़ा बहुत फर्क होता है। हाँ, थोड़ा बहुत फर्क होता है। दराज वालों ने सुन लिया तो उन्होंने कहना सर ऐसे तो नहीं करते। मेरे साथ फिर क्यों करते हैं मेरे साथ? क्योंकि जब भी मैंने कोई चीज ऑर्डर किया है वो कोई चीज सही नहीं आई। अच्छा, कहने का मकसद ये था कि अगर इस तरह का कुछ सिनेरियो वो क्रिएट करता है तो बताएं शाबाश, वो आपसे नेक्स्ट क्या पूछेगा? क्या इसकी वजह से हमारा बिजनेस इफेक्ट होगा? पहले सवाल उसका ये, क्या इसकी वजह से बिजनेस इफेक्ट होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि आप नाराज कर बैठे हो अपने कस्टमर को, तो जब कस्टमर नाराज हो गया तो बताएं शाबाश, वो रीऑर्डर करेगा। जो पिज्जा आपको नहीं पसंद आता तो वो आप रीऑर्डर करते हैं। जो बर्गर नहीं आपको पसंद आया या उनके सर्विसेज आपको नहीं पसंद आए, दोबारा उधर तो नहीं ना जाते, दोबारा वही चीज ऑर्डर तो नहीं ना करते। तो बताएं शाबाश, उनकी सेल, उन्होंने अपना कस्टमर को लॉस किया। कस्टमर को लॉस करना बहुत बड़ा नुकसान है, उन्होंने अपना नुकसान किया। अब वो आपसे अगेन वही पूछेगा, बताएं शाबाश कि ये फीचर है कि नहीं है? तो बिल्कुल फीचर है। ये नहीं पूछेगा कौन सा फीचर है, कौन सा जो है वो बिल्कुल है, कॉमन फीचर है और स्टेक होल्डर में फॉल करता है। क्लियर? तो साथ मैंने एग्जामिनेबिलिटी बता दी कि एग्जाम में वो कैसे पूछेगा। वैसे कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये वाला नहीं है LO2, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं, ऑनलाइन वाला सुन लो कि अगर मैं कहता हूँ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इसको छोड़ ही दोगे, सर ने कहा कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ना 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 ना, सवाल ये पेपर मैं थोड़ी डिजाइन करना है, मैं तो सिर्फ अपनी प्रोडक्शन और पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बताऊंगा कि ये ज्यादा अहम एरिया है और ये जो है वो थोड़ा सा कम अहम है। कम अहम मींस के अहम है पर, तो क्या आप छोड़ देंगे? हाँ, ये ऑलरेडी मैंने नोट्स ऐसे डिजाइन किए हुए हैं कि आप इनमें से कोई चीज नहीं छोड़ सकते। जो चीज छुड़वाने वाली थी वो मैं आपको करवाऊंगा ही नहीं, वो ऑलरेडी मैं छोड़ चुका हूं जी। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। तो नॉन बिजनेस में इसका मतलब ये है कि ये फीचर नहीं होंगे, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे तो फिर ये तो कॉमन में होने चाहिए। मुझे नहीं पता, हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में क्या है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, मुझे नहीं पता, वो आप मेरे से पूछेंगे तो वो मैं आपको अलहदा बता दूंगा क्लास के बाद। पर अभी जो टेस्टेबल है, जो एग्जामिनेबल है, वो यही है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हाउ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिफर। कहते हैं सारे बिजनेसेस तो सेम नहीं होते। अभी हमने पढ़ा सारे बिजनेसेस सेम होते नहीं होते। क्या मतलब सेम नहीं होते? एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। डिफरेंस किस बुनियाद पर ये डिफरेंसेस होंगे? हाँ शाबाश, कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होगा, कोई गुड्स प्रोवाइड कर रहा होगा, कोई दूसरी चीजें प्रोवाइड कर रहा होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। और बस सिर्फ इस बुनियाद पे डिफरेंट है एक दूसरे से। एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही होंगी वो भी डिफरेंट। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, तो एक मैन्युफैक्चरिंग जो है वो शूज बना रहे हैं, दूसरे जो है वो जैकेट बना रहे हैं, कोई जो है वो लैपटॉप प्रोड्यूस कर रहा है। तो तीनों मैन्युफैक्चरिंग है, बस मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट है, स्टाइल डिफरेंट है, टेक्निक डिफरेंट है। शाबाश। और कैसे डिफरेंस हो सकता है? उनके एसेट्स डिफरेंट हैं। शाबाश, बिल्कुल ठीक है, वेल डन, वेल डन, शाबाश। और कैसे डिफरेंट हो सकते हैं? उनके स्टेक होल्डर्स डिफरेंट हो सकते हैं। वेल डन, बेहतरीन 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 जी। भाई छोटी दुकान बड़ी दुकान नहीं हो सकती,
छोटी दुकान और सुपर स्टोर, ये भी तो साइज भी तो डिफरेंट हो सकता है ना, वहां पे काम करने वाले एम्प्लॉयज भी डिफरेंट हो सकते हैं। ये सारे डिफरेंसेस है कि नहीं? और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, आए देखते हैं कौन कौन से डिफरेंसेस में। दे कैन डिफर इन मेनी वेज डिपेंडिंग ऑन देयर साइज, ओनरशिप, फंडिंग, एक्टिविटीज, स्ट्रक्चर, स्ट्रेटेजी, कल्चर। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं। आप ये नीचे वाला सारा याद ना भी करें ना, तो बस ये आपने याद करना है, इसको तो सिर्फ समझना है। ठीक है, आपको मैं सिर्फ हेडिंग और सब हेडिंग याद करवाऊंगा। जैसे पहले वाले के 4 हेडिंग्स हमने ये सब हेडिंग याद की है, तो इसके भी सब हेडिंग सारी याद करेंगे, यानी ये नंबर्स हम याद रखेंगे इंशाल्लाह। बताएं शाबाश, डिफरेंसेस है इन मेनी वेज, नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7 बातें हमने याद रखनी है। क्लियर? ये 7 नाम याद रखेंगे और कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। साइज, साइज का मतलब क्या था? कैपेसिटी, कैपेसिटी, साइज, नंबर ऑफ employees. Size show the capacity and resources of a business. It depends on number of. किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में 10 एम्प्लॉइज हो सकते हैं, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में 100 एम्प्लॉइज होंगे, तो क्या कहेंगे हम? दोनों ऑर्गेनाइजेशन सेम है क्या? नहीं, एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। अवेलेबल कैपिटल, किसी के पास जो है वो 1-2 गाड़ियां हैं, किसी के पास 50-60 गाड़ियां हैं, वो भी तो ज्यादा है। किसी के पास 1-2 मशीनें हैं और कोई जो है वो 10 मशीनों के बराबर की प्रोडक्शन कर रहा है, तो हम कहेंगे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो। किसी के एसेट्स थोड़े हैं, किसी के एसेट्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं। रेवेन्यू किसी का कम है, किसी का ज्यादा। नंबर ऑफ ऑपरेटिंग लोकेशंस, क्रिश्चियन कॉलेज की एक ही ब्रांच है, पंजाब कॉलेज की जो है वो डिफरेंट लोकेशंस में डिफरेंट ब्रांचेस हैं, तो बताएं शाबाश कौन सा बड़ा हुआ इदारा? पंजाब कॉलेज, यानी वो ऑर्गेनाइजेशन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। यस, हाँ, रेवेन्यू कहते हैं कमाई को, सेल को। सेल इज अ रेवेन्यू, कमाना, इनकम को कहते हैं ये। बाकी रेवेन्यू को जो है अकाउंटिंग वाले डिफाइन करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिस बुनियाद पे वो एक दूसरे से डिफर करते हैं। बिजनेसेस में रेंज फ्रॉम स्मॉल पार्टनरशिप्स टू लार्ज कंपनीज। एंटरप्राइजेस को अंडरलाइन करें, आपके लिए नया लफ्ज है ना एंटरप्राइजेस। कंपनी का नाम तो सुना है, एंटरप्राइज का नाम नहीं सुना है। यूके में कंपनी के लिए लफ्ज एंटरप्राइज यूज होता है। पाकिस्तान में क्या, कौन सा लफ्ज यूज होता है? कंपनी। यूके में क्या कहते हैं इसको? एंटरप्राइज का लफ्ज यूज होता है। यही बिजनेसेस स्मॉल पार्टनरशिप स्टाइल बिजनेस हो सकती हैं, और बड़ी बड़ी कंपनीज हो सकती है, मल्टीनेशनल। तो ये मल्टीनेशनल क्या है? एक कंट्री में नहीं बल्कि कई ममालिक में ये कंपनी के ऑपरेशंस हैं। ठीक है, तो ये मल्टीनेशनल कंपनी होती है। तो ये साइज, ऑन द बेसिस ऑफ साइज कंपनी एक दूसरे से, ये सॉरी बिजनेसेस एक दूसरे से डिफर करते हैं। शाबाश। नंबर 2, ओनरशिप। ओनरशिप मींस मालिक, मालिकान। ठीक है, अच्छा, अगर तो एक मालिक है, सोल ट्रेडर्स। अगर तो इसके साथ लिखे 2 से ज्यादा 20 तक है तो पार्टनरशिप 2 to 20। दोनों को, इन दोनों के साथ लिखें। दो से आगे मैक्सिमम नहीं, 2 to 20 जो है ये पार्टनरशिप है, और 1 है तो सोल ट्रेडर। 2 से आपने ये लिखना है एनी नंबर ऑफ
ओनर्स, एनी नंबर ऑफ ओनर्स। क्या मतलब इसका? 1000 भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं। मैं पहले बताता था कुछ भी हो सकता है, तो स्टूडेंट कहते हैं सर अनलिमिटेड। स्टूडेंट ने फिर लिखा अनलिमिटेड, क्या ये ठीक है? क्यों? हाँ नहीं, अनलिमिटेड कोई लफ्ज थोड़ी है, अनलिमिटेड कोई लिमिट थोड़ी है। अनलिमिटेड तो है ही कुछ नहीं ना, अनलिमिटेड तो है ही कुछ नहीं। इसका मतलब अनलिमिटेड आप कह रहे हो मींस कि आपने 1,00,000 को इग्नोर किया, आपने 1000 को इग्नोर किया, तो आप सारे लिमिटेड नंबर्स को इग्नोर कर रहे हो। अनलिमिटेड का लफ्ज गलत होगा इसके लिए। एनी नंबर ऑफ मेंबर्स का मतलब यह है कि 5 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं, 5,000 भी हो सकते हैं, 50,000 हो सकते हैं, 5,00,000 हो सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, बात समझ आ गई ना? हमें अगेन F4 का कॉन्सेप्ट है, लॉ में ये डिस्कस करेंगे। एंड कोऑपरेटिव्स, कोऑपरेटिव्स भी क्या होते हैं? लोगों का मजमुआ। ये भी लोगों का मजमुआ, इसमें भी मेंबर होते हैं। कितने मेंबर्स होते हैं मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, क्योंकि इसके मेंबर्स को डिफाइंड नहीं है, डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो ये ओनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये। अच्छा मुझे बताएं शाबाश, आप कोई बिजनेस है आपको नहीं पता, आप कोई बिजनेस है आपको नहीं पता कि ये बिजनेस कौन सा है, लेकिन कोई आपको बता दे कि इसके जो मेंबर है ना वो 57 है। कितने? 57 मेंबर्स। तो आप बता सकते हैं कौन सा स्टाइल ऑफ बिजनेस है? ये कंपनी है, ये कंपनी है। ओके, ओए तो आपको कैसे पता? जादू, जादू, जादू कैसे जादू? वो हमें पता है कि ये जो बिजनेस है एक दूसरे से डिफर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अगर ओनर की तादाद 1 है तो हम कहेंगे ये सोल ट्रेडर है, 2 से 20 तक है तो ये पार्टनरशिप है, 2 से एनी नंबर ऑफ मेंबर यानी 20 से भी ज्यादा है तो कंपनी। एग्जाम्पल, पार्टनरशिप अलाउज सेवरल पीपल टू शेयर। सेवरल से मुराद यहां पे 2 से 20 तक है, वो मैंने आपको बता दिया। अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी में हो वो बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा डिटेल्स आर एक्सप्लेन्ड लेटर इन, इसी में हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो बताएं शाबाश कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं शाबाश। साइज एंड ओनरशिप। नंबर 3, फंडिंग। फंडिंग, फंडिंग से क्या मुराद है? फंडिंग से क्या मुराद है? लोग पैसे देते हैं, ये वो फंडिंग की बात हो रही है। फंडिंग से मुराद है बिजनेस के अंदर पैसा कहां से आता है। फंडिंग क्या है? बिजनेस के अंदर ये पैसा कहां से आता है। बताएं साहब, कौन कौन से सोर्सेज हैं पैसे के आने के, यानी यहां से पैसा बिजनेस में आ सकता है, इधर से पैसा आ सकता है। बिजनेस कहां से पैसा ले सकता है जी? शेयर होल्डर से, बिल्कुल ठीक है। कैपिटल इंजेक्ट करेंगे, वो लोन दे सकते हैं, बिल्कुल वो बताए समझ। किसी बैंक से लोन ले सकते हैं, किसी इंडिविजुअल से लोन ले सकते हैं, किसी दूसरी कंपनी से लोन ले सकते हैं, बिल्कुल लोन ले सकते हैं। क्या लोगों से लोन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। क्या अगर कोई लोन ना दे तो फिर क्या करें? क्या हम अपने शेयर्स बेच सकते हैं? हाँ बिल्कुल 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 ऐसे कर सकते हैं। बिजनेसेस यूज डिफरेंट कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर से मुराद यह है कि कहां से हम पैसे ले सकते हैं। यूजुअली अ मिक्स ऑफ, अंडरलाइन करें, लिखें उधार। यूजुअली अ मिक्स ऑफ उधार एंड इक्विटी को अंडरलाइन करें, इक्विटी को अंडरलाइन करें। शेयर बेच के पैसे लेना, शेयर बेच के पैसे लेना। शेयर तो आपको पता है ना, कंपनी के शेयर्स होंगे, बिजनेस के शेयर होते हैं। बिजनेस के शेयर बेच के पैसे मिलते हैं हमें। शेयर क्या है? अब शेयर क्या है? शेयर क्या है? सुन ले, शेयर क्या है? सुन ले क्या है शेयर? शेयर कहते हैं पीस ऑफ पेपर
जिसके ऊपर लिखा होता है कि फलां बंदे ने इतने शेयर, इतने पैसे हमें दिए हैं और इसके पास इतने राइट्स हैं। अब हमें पैसे देने वाला बदले में हमसे कुछ डिमांड करेगा क्या? प्रॉफिट। शाबाश, सुन ले उस प्रॉफिट को जो वो डिमांड करता है, उसको क्या नाम देते हैं? शायद आपने कभी सुना हो, डिविडेंड। ये लफ्ज सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना तो कोई बात नहीं, सुन लेंगे। इतनी दफा सुनेंगे, इतनी दफा सुनेंगे, ख्वाब में भी आप कहेंगे मैंने फलां को पैसे दिए, डिविडेंड दो मुझे। इतनी दफा सुनेंगे, ये अकाउंटिंग में भी सुनेंगे आप, अगेन लॉ का टॉपिक है, उधर भी सुनेंगे आप, मैनेजमेंट भी सुनेंगे आप, बिजनेस में भी ये सुनेंगे। ठीक है, तो हम कैपिटल स्ट्रक्चर, मैंने आपको बता दिया कैपिटल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं। पैसा कहां कहां से अरेंज करना है, लिखना है तो लिख लें, लिखना है तो लिख लें। फंडिंग के साथ क्या लिखा आपने? वो सोर्सेस जहां से बिजनेस में पैसा आता हो, या बिजनेस कहां कहां से पैसा ले सकता है, ये फंडिंग है। कैपिटल स्ट्रक्चर वो सोर्सेस हैं जहां से पैसा आ सकता है। बताएं शाबाश, वो दो सोर्सेस कौन से हैं? दो सोर्सेस कौन से हैं? डेट एंड इक्विटी। शाबाश, डेट एंड इक्विटी। बताएं शाबाश, जब लफ्ज डेट यूज होगा तो आप समझ जाएंगे ना डेट क्या है। बताएं डेट क्या है? उधार, लोन लेना, लोन लेना। या तो लोन ले लो या फिर अपने शेयर बेच के पैसे ले लेना। किसी के पास शेयर ना हो तो लोन ले लें, किसी के पास शेयर ना हो तो लोन ले लें। लेकिन ये बात ना, किसी के पास शेयर हो ही ना, ये कंपनी होगी, शेयर ना हुए तो फिर तो। लेकिन हो सकता है ऐसी कंपनी हो जिसके पास शेयर तो हो, कंपनी में शेयर तो होते हैं, हो सकता है वो कंपनी आगे इश्यू ना कर सकती हो। छोड़िए ये बात है, ये जब बड़े होंगे तो बातें सीख लेंगे। दे रेज फंड, ये पैसा कमा सकते हैं, ये पैसा हासिल कर सकते हैं, पैसा आ सकता है बाय डेट, बोरिंग फ्रॉम, बैंक से पैसा लेके, यानी उधार लेके, या इक्विटी। बताएं शाबाश, या कैसे? सेलिंग अपने शेयर्स तो हमारी जान है, अपनी जान बेच के इन्वेस्टर को पैसे कमा लो। ठीक है, बताएं शाबाश, ऐसे भी तो पैसा आ सकता है। तीन फीचर बताएं शाबाश, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं बिजनेस के। साइज, ओनरशिप एंड फंडिंग। बिजनेसेस एक दूसरे से डिफर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंडिंग। शाबाश, मुश्किल है ना बहुत बातें, ये बहुत मुश्किल बातें हो रही है ना, आसान सी बातें। एक्टिविटीज, अब आप बताएं शाबाश, क्या है एक्टिविटीज? क्या है शाबाश एक्टिविटी? क्या एक्टिविटी? क्या एक्टिविटी? ना ये नहीं, ऐसे नहीं। अब एग्जाम्पल नहीं, जो हमने पीछे पढ़ा वो बताएं। एक्टिविटीज क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना ना, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना। बिजनेस की हर वो एक्टिविटी, बिजनेस ऑपरेशंस, बिजनेसेस अर्न रेवेन्यू थ्रू प्रोवाइडिंग, सेलिंग। They also perform sport activities like administration and marketing। ये भी एक्टिविटीज होंगी, ये भी कभी पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे बेकरी की एग्जांपल थी, बेकर्स क्या करते हैं? बैक्ड गुड्स, वहां से चीजें ये सेल करते हैं। बैक गुड्स यानी पेस्ट्री और ब्रेड और बाकी सारी चीजें, केक एटसेट्रा, तो वहां से रेवेन्यू कमाते हैं। बैंक्स अर्न रेवेन्यू फ्रॉम लोन, इंटरेस्ट एंड फी। तो ये बैंक की एक्टिविटी होगी। बैंक की एक्टिविटी क्या होगी? लोन देना और इंटरेस्ट लेना। बताएं शाबाश, बेकरी की एक्टिविटी क्या है? बैक्ड गुड्स को सेल करना और वहां से पैसे कमाना। बताएं शाबाश, कॉलेज की एक्टिविटी क्या है? सर्विसेज देना और फीस लेना। बताएं शाबाश, हॉस्पिटल की एक्टिविटी क्या है? शाबाश, ट्रीटमेंट के पैसे रिसीव करना, यानी सर्विसेज उधर भी प्रोवाइड करते हैं वो, और पैसे लेते हैं। तो चार ये फीचर्स हो गए। पांचवा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। बिजनेसेस एक दूसरे से डिफर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर
स्ट्रक्चर, उस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स दिखाता हूं। एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका स्ट्रक्चर यूं है कि ये बॉस है और नीचे सारे ये एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। कभी आपने ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ये देखा है? कभी आपने ये देखा है? बताइए शाबाश। ये सारे एम्प्लॉयज हों, ये एम्प्लॉयज हैं और बॉस जी। कॉलेज में अमूमन ऐसे होता है, इस कॉलेज के सारे एम्प्लॉयज नहीं है, सारे ही, चाहे टीचर ही क्यों ना हो, एम्प्लॉयज है ना, वो बॉस थोड़ी है। बॉस को ये बाकी सारे एम्प्लॉयज होंगे। आप होटल्स में जाएं, वो सारे क्या होंगे? आप जो है वो सुपर स्टोर में जाएं, वहां पे सारे ही एम्प्लॉयज हैं। कौन सा वहां पे बॉस 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 बैठे हुए? एक स्ट्रक्चर और, बॉस, डायरेक्टर्स। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लिख रहा हूं, डायरेक्टर्स ही लिख लेता हूं सिर्फ, डायरेक्टर्स। फिर होते हैं मैनेजर, मैनेजर्स। फिर होता है सुपरवाइजर, 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 सुपरवाइजर। इसके बाद होते हैं एम्प्लॉयज। ये वाला स्ट्रक्चर भी आपने कभी देखा है? शाबाश, मोस्टली बड़ी बड़ी कंपनीज में ये स्ट्रक्चर होगा, ऐसी है ना। एक स्ट्रक्चर और भी होता है, एक डायरेक्टर इधर बैठा हुआ है, एक डायरेक्टर जो है वो फॉर एग्जांपल कराची में बैठा हुआ है, एक डायरेक्टर फॉर एग्जांपल जो है वो इस्लामाबाद है, ये एक उनकी ब्रांच जो इस्लामाबाद है। तो ये भी तो एक स्ट्रक्चर है, ये भी एक स्ट्रक्चर है। बताएं शाबाश, क्या ये बहुत बड़ी कंपनी नहीं होगी? ये बहुत बड़ी कंपनी होगी। ये कंपनीज जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर क्या है? ये स्ट्रक्चर ज्यादा फ्लैट स्ट्रक्चर है, और वो वाला स्ट्रक्चर बताएं शाबाश, टॉल स्ट्रक्चर है। ये टॉल स्ट्रक्चर है, ये फ्लैट स्ट्रक्चर है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ये कंपनी एक दूसरे से डिफर कर रही है ना। अगेन वाइड एंड नैरो, वो वाइड है, वो वाइड है, ये पहला वाइड है, और वो नैरो। वो वाला स्ट्रक्चर जो सिर्फ है वो नैरो है, इस तरफ वाला स्ट्रक्चर वाइड है। सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड भी पढ़ेंगे हम। सेंट्रलाइज्ड वैसे बताएं, सेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या होता है? जहां पे एक ऑफिस हो और बाकी जितनी भी ब्रांचेस हैं, ऑफिस से बाकी ब्रांचेस को ऑर्डर जा रहे हैं। ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड बताएं, सेंट्रलाइज्ड बता दें। सेंट्रलाइज्ड होता है जो जहां पे डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर अपने ऑफिस होते हैं, वो खुद अपना अपने आप को कंट्रोल करते हैं, उनको हेड ऑफिस। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वो घड़ी देख रहे हैं, बताइए सेंट्रलाइज्ड है या डिसेंट्रलाइज्ड है? वो सेंट्रलाइज्ड है या डिसेंट्रलाइज्ड? एक ही जगह से इसका कंट्रोल है या मल्टीपल जगह से कंट्रोल? एक ही जगह पे। अच्छा, आपने कभी भैया देखा है? उसको हम कंट्रोल करते हैं एक ही जगह से, एक्सेल शायद उसको बोलते हैं, एक्सेल से वो कंट्रोल होता है। पूरा भैया जो है वो एक ही जगह से व्हील कंट्रोल होता है, ऐसे है ना। हाँ, ये सेंट्रलाइज्ड है। और अगर ऐसे ना हो तो फिर ये डिसेंट्रलाइज्ड है। अगर ऐसे ना हो तो ये डिसेंट्रलाइज्ड है। इसी चैप्टर में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड को। ठीक है, ब्रीफली जो है वो इन अल्फाज के मतलब समझ आ गया आपको? तो बताएं साहब, क्या बिजनेसेस इस बुनियाद पे, इन बेसिस पे एक दूसरे से डिफर करती हैं? ऑर्गेनाइजेशन सारी डिफर होती हैं। स्मॉल पार्टनरशिप में हो फ्लैट स्ट्रक्चर विद फ्यू एम्प्लॉयज। बहुत बड़ी कंपनी में ऑपरेट्स थ्रू डिविजन्स दैट रन इंडिपेंडेंटली। कोई कराची ऑफिस है, लाहौर ऑफिस है, मुल्तान ऑफिस है, केपी ऑफिस है, पेशावर ऑफिस है, इस्लामाबाद ऑफिस है, एबटाबाद ऑफिस है, सक्कर ऑफिस है। तो ये मल्टीपल जगह पे जो है वो आपके ऑफिस हो सकते हैं। एग्जाम्पल इसकी सुने, एग्जाम्पल इसकी सुने। अच्छा, पहले एग्जाम्पल से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आप जाते हैं चीजियस, इधर कोई ब्रांच है? नियरेस्ट ब्रांच गुलबर्ग में है, ब्रांच गुलबर्ग में ब्रांच है, फीस सेंटर के पास। उस ब्रांच में आप जाते हैं, उधर पिज्जा ऑर्डर करते हैं,
खाने के बाद आप कहते हैं भाई मेरा तो घर ना मॉडल टाउन में है, मैं पैसे उधर दे दूंगा, ठीक है ना, मॉडल टाउन ब्रांच में पैसे जमा करवा दूंगा। इधर पिज्जा खा के आप जाने लगे, उसने कहा भाई पैसे, आपने कहा क्या पैसे यार, मैं मेरा उधर घर है, साथ ही चीजें हैं, मैं दे दूंगा पैसे जाते हुए ना, या जो चीजें का मालिक है वो मेरा जानने वाला है भाई, फजर की नमाज में मिलूंगा तो दे दूंगा उससे पैसे, वो उस ब्रांच में होते उधर दे दूंगा मैं, जी क्यों नहीं, तो क्या मसला है, वो भी चीजें ये भी चीजें, एक ही बंदा, मालिक भी एक है, क्या प्रॉब्लम है। सेंट्रलाइज है ना, तो ठीक है, जब सेंट्रलाइज है तो उधर पैसे दे देते हैं, और नहीं, हर एक यूनिट उनका सेपरेट बिजनेस यूनिट है, उनका हर यूनिट सेपरेट बिजनेस यूनिट है, तो वहां पे सेंट्रलाइजेशन ही, वहां पे डिसेंट्रलाइजेशन है, इधर डिसेंट्रलाइजेशन है, वो अपने डिसीजन ले रहे होते हैं, ये अपने डिसीजन ले रहे होते हैं, ठीक है, तो ये डिसेंट्रलाइज की एग्जांपल है। 5 बातें होगी, 5 बातें बताएं शाबाश, कौन कौन सी? साइज, ऑनरशिप, फंडिंग, एक्टिविटीज एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, बिल्कुल ठीक है। स्ट्रेटेजी, अच्छा मुझे बताएं कि लोग आईफोन को पसंद करते हैं, है कि नहीं? लोग आईफोन को पसंद क्यों? अच्छा, उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं। एक चीज है, उसकी प्राइस है, एक बंदा आपको बेच रहा है 50, जैसे आप जो है वो फ्रूट लेने जाते हैं और वो कहता है 500 रुपए, और दूसरा बेच रहा है 50 रुपए में, बताएं कौन से खरीदेंगे आप? 500 वाले, 50 वाले? जी, ये भी मैंगो है, ये भी मैंगो है, और ये भी मैंगो है, बताएं सब कौन सा खरीदेंगे? क्यों? हम सस्ती चीज खरीदते हैं, हम कंज्यूमर सस्ती चीज खरीदते हैं। तो फिर आईफोन सस्ता क्यों नहीं खरीदते? तो जब आईफोन है तो आप एंड्रॉयड क्यों नहीं खरीदते? आप क्यों नहीं एंड्रॉयड खरीदते, क्यों आईफोन की तरफ जाते हैं? और तो भाई जब हमें पता है कि 50 वाली चीज लोग ज्यादा खरीदेंगे, हम प्राइस को कम करेंगे ताकि हमारी सेल क्या हो, ज्यादा से ज्यादा। तो आईफोन वाले तो प्राइस को बढ़ाई जा रहे हैं, कोई कंट्रोल नहीं है। तो इनको इस बात की फिक्र नहीं है कि खुदा ना खास्ता हमारी सेल कम होगी तो हमारा क्या होगा। तो इसका मतलब तो यह है कि आईफोन वाले सारे पागल है, इनको तो प्राइस कम करनी चाहिए। जी शाबाश बताएं। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है तो क्या हुआ, आम भी तो लेटेस्ट है, मैंगो भी तो लेटेस्ट है, हमारे लेटेस्ट मैंगो आ रहे हैं, फिर भी प्राइस कम है। देखते हैं आप, वो प्राइस कम करते हैं ताकि सेल बढ़े। हमारी स्ट्रेटेजी याद रखिएगा, एक नहीं होगी हमेशा प्राइसिंग, हमेशा हमारी दो स्ट्रेटेजी, दोनों में से किसी एक को अडॉप्ट करेंगे हम। याद रखें, क्या करेंगे? दोनों में से किसी एक को, ये भी बात करूंगा मैं, ये भी आगे आएगा, दोनों में से कोई एक स्ट्रेटेजी होगी हमारी। दोनों स्ट्रेटेजी सिमल्टेनियसली नहीं हो सकती कि चीज भी आपको हम अच्छी दें, प्राइस भी कम हो, सवाल ही नहीं पैदा होता। इसके लिए एक लफ्ज, एक टर्म यूज करेंगे हम, स्टक इन द मिडल। स्टक इन द मिडल। अगर दोनों कोई कंपनी जो है वो, कोई बिजनेस जो है वो दोनों अडॉप्ट करना चाहे, दोनों स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहे, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। दोनों में से business compete in the market using common strategies include cost leadership या differentiation। cost leadership के बारे में क्या कहता है? low cost output
कॉस्ट कम तो प्राइस भी कम। तो इसलिए कभी कभार हम कॉस्ट कम करेंगे और कभी कॉस्ट कम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पे हम करेंगे प्रोडक्ट में आप इंप्रूवमेंट लेकर आओ, उसमें यूनिकनेस होनी चाहिए। तो आईफोन यूनिक है, इस वजह से इसकी प्राइस भी ज्यादा है। तो आईफोन वालों ने कभी इस बात का जो है वो ख्याल ही नहीं रखा कि प्राइस बहुत ज्यादा हो। वो कहते हैं बड़े तो बड़े, प्राइस बढ़ती है तो बड़े, हमें क्या, लेकिन यूनिक प्रोडक्ट देंगे। यूनिक प्रोडक्ट से मुराद यह है कि मार्केट में ऐसी जैसी कोई दूसरी प्रोडक्ट ना हो ताकि लोग हमारी ही चीज खरीदें। तो आप देखते हैं कि लोग ज्यादा प्राइस पे करने को तैयार होते हैं। किस वजह से तैयार होते हैं? उसकी यूनिकनेस की वजह से, उसके फीचर्स की वजह से, जो एडवांस फीचर इसमें है। और बाज़ दफा हम क्या देखते हैं, कॉस्ट भी देखते हैं कि कस्टमर जो है वो चीजें खरीद नहीं सकते महंगी, तो हम कॉस्ट को कम करके भी बेनिफिट लेते हैं, कॉस्ट को कम करके भी बेनिफिट लेते हैं। इसके साथ लिखें चैप्टर नंबर 6। और आखिरी है कल्चर। व्हाट इज मीन बाय कल्चर? जी क्या है कल्चर? कैसे बिजनेस का अगर एक कल्चर है कि वो कैसे ब्रांडिंग करता है, उसका अपना एक तरीका होता है। हम पढ़ क्या रहे हैं? हम क्या पढ़ रहे हैं? कॉमन नहीं, इस बार कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। शुरू कहां से किया? ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे से डिफर करती हैं on the basis of size, on the basis of ownership, on the basis of activities, on the basis of बताया शाबाश, 3 तो मैंने बता दिए। फंडिंग, एक्टिविटीज, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, स्ट्रेटजी, and businesses या organization differ on the basis of culture। इसका मतलब ये होगा कि different organization का culture भी। अब आप देखते हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन ये है कि आप जब क्रिश्चियन कॉलेज में आते हैं तो देखते हैं कि सब ने जो है वो व्हाइट शर्ट पहनी हुई है और ग्रे पैंट है, ऐसे ही है ना? ऐसे नहीं करते, वो अपनी मर्जी से जो मर्जी पहन के आ जाए, ऐसे होता है क्या? इसका मतलब कल्चर इधर का फॉर्मल है या इनफॉर्मल है? इनफॉर्मल कल्चर है। लेकिन बताएं शाबाश, आप पंजाब कॉलेज जाते हैं तो, अगर आप पंजाब कॉलेज में होते तो ड्रेस कोड है कि नहीं? बाकायदा प्रॉपर ड्रेस कोड है। आप पंजाब कॉलेज के बच्चे को आप देखते हैं, आप फौरन जो है वो आप पहचान लेते हैं ये पंजाब कॉलेज का है, शरारतें करने वाला पंजाब कॉलेज का नहीं, ऐसे नहीं, वो अच्छे बच्चे होते हैं। ड्रेस कोड से आप पहचानते हैं, ऐसा है कि नहीं? ड्रेस कोड से पहचानते हैं। सुबह आप आ रहे थे, कुछ लोग थे ग्रीन जैकेट उन्होंने पहनी हुई है, कौन लोग होते हैं वो? जी हाँ, सब सफाई करने वाले, ऐसे होता है कि नहीं होता? और ट्रैफिक वाले को भी आप पहचानते हैं, ट्रैफिक वाले को तो कौन नहीं जानता पहचानता, ठीक है? और डॉक्टर्स को इधर लिखा होता है डॉक्टर हैं, वाइट कोट अगर वो पहने तो हम इनके इस हिस्से पहचानते हैं कि ये डॉक्टर हैं। तो बताएं शाबाश, हर ऑर्गेनाइजेशन इनका कल्चर डिफरेंट होगा? जरूरी नहीं है। अगेन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ये सारी बातें जो हमने पढ़ी हो भी सकती है डिफर और नहीं भी, लेकिन मोस्टली आप देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे से ऐसे डिफर करती हैं, ठीक है? तो ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कितने? 7 कैरेक्टरिस्टिक्स। बताएं शाबाश, कौन कौन से? साइज, ओनरशिप, फंडिंग, एक्टिविटीज, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, स्ट्रेटेजी एंड कल्चर। भूलेंगे तो नहीं, याद रखेंगे
ये सिर्फ हेडिंग और सब हेडिंग आपने याद रखनी है, और इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको बात समझ आ गई है कि ये है, और आगे भी ये डिटेल में जब हम एक्सप्लेन करेंगे पूरा कुछ, क्योंकि हमारा चैप्टर है तो मजीद ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक कोई सवाल? आज क्या पढ़ा हमने? कॉमन फीचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कॉमन फीचर्स कितने हैं? 4। कौन कौन से? स्टेक होल्डर्स, एसेट्स की कैपिटल, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, मैनेज एक्टिविटीज। 7 फीचर्स ऑफ या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बताएं। साइज, ओनरशिप, फंडिंग, एक्टिविटीज, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, स्ट्रेटजी, कल्चर। ठीक है, तो ये 7 बातें थी इसमें, याद हो गया हमें? ठीक है, चले कोई सवाल यहाँ तक? कोई सवाल नहीं, सब अच्छा है? चले ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।